हाउ टू प्रिपरेशन AQ2 एग्ज़ाम्स। AQ2 एग्ज़ाम्स की तैयारी ऐसे करो कि बैक कभी नहीं ले सकती। जी हाँ दोस्तों, गारंटी है, तुरंत देखो, क्योंकि आपको पता होगा ये बात कि इस बार जो AQ2 का रिजल्ट आ रहा वो बहुत ही ख़राब है। मेरे हिसाब से मैं जब से वीडियो बना रहा हूँ, चैनल बना रहा हूँ, यानी जैसे मैंने अपना चैनल बनाया 3 से 4 साल हो गए मुझे, लेकिन सबसे ख़राब प्रदर्शन AQ2 का इस बार रहा। रिजल्ट में लेकर जो सेमेस्टर भी एग्ज़ाम्स हुआ है, 8 सेमेस्टर का, छात्र के खून के आंसू रो रहे हैं क्योंकि इतना बेकार रिजल्ट आया है। तो इसलिए अभी से आप तैयार हो जाओ, कमर जो है कस लो कि आपको ऐसा इस तरीके से लिखना है, कैसे प्रिपरेशन करें और कैसे कॉपी लिखें कि AQ2 का बाप भी आपको फेल ना कर पाए, बैग ना लगा पाए। जी हाँ दोस्तों, कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो कि कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि इजी है और सिंपल है, लेकिन मैं आपको आर्ट्स एंड ट्रिक ऐसी बताऊंगा जिसको अगर आप यूज़ करेंगे तो बैग तो नहीं लगने वाली है आपकी। क्योंकि मेरा खुद एक्सपीरियंस है, मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है और मैं इतने सालों से वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे एग्ज़ाम्स होता है, कैसे ज़्यादा नंबर आते हैं, कैसे कम नंबर आते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप और ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन उसी बेस पे करना है। चलिए करते हैं स्टार्ट बिना देरी के, क्या पूरी अपडेट। गाइस, पहले आप ये थोड़ा एक वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। गाइस, इस वीडियो में हमने ये बताया है कैसे आपको शॉर्ट में नोट्स तैयार करनी है। जैसे कि यहाँ से आप दे सकते हैं, मेरा एक सब्जेक्ट है स्मार्ट ग्रिड का, मैंने उसकी शॉर्ट नोट इस तरीके से तैयार की है कि हर क्वेश्चन का आंसर को मैंने 3 से 4 लाइन में लिखा, पॉइंट पॉइंट करके लिखा है। आप चाहो तो उसको हाईलाइट कर लेते हो ताकि आपको जब रिवीजन करो तो आपको समझ में आ जाए। तो आई होप आप इस तरीके से प्रिपरेशन करोगे कि आपके एग्ज़ाम में बैक नहीं लगेगी और आपको याद करने में आसानी होगी, ईजी होगी, और आपको जो है कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है। और जो वीडियो आपने देखा, मैं वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि आपको जिस तरीके से आपने वीडियो में देखा है कि मैंने जो नोट्स बनाया है, किस तरीके से नोट्स आपको बनाना है कि उसमें पॉइंट पॉइंट करके हर यूनिट से कम 3 पेज, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 पेज और कम से कम 2 पेज होना चाहिए, 2 से 3 पेज आपको हर यूनिट से पॉइंट पॉइंट करके लिख लेना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया, वो सिर्फ एक डेमो था ताकि आपको समझ में आ जाए। यानी 1 से 2 लाइन या बहुत ज़्यादा 3 लाइन या बहुत ज़्यादा 4 लाइन में एक क्वेश्चन का जो आंसर है उसको लिख लेना अपने हिसाब से। सिर्फ वही वर्ड लिखो, वही पॉइंट लिखो, गाथा अपने हिसाब से बना के लिखना है। ये मान के चलो अगर आपने 3 लाइन क्वेश्चन का जो आंसर है उसको आपने रिमेंबर याद किया है तो 3 लाइन से कम 9 से 10 लाइन बनेंगी। ठीक है, कम से कम 1 पेज भर जाएगा, क्योंकि 3 लाइन से आप ट्रिक से आप बहुत कुछ बता सकते हैं। कैसे, चलिए देखिए, पहले बताता हूँ आपको, मैंने 8 से 9 पॉइंट नोट किया है। ठीक है, कि हाउ टू गेट गुड मार्क्स AQ2 एग्जाम। चलिए करते हैं स्टार्ट। पहले आपको क्या करना है, AQ2 जो मेन जो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है कि सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट योर डेट शीट, ठीक है, यानी आपका जो डेट शीट है आपको क्या करना है, टाइम टेबल को या तो लिख लेना है या तो आपको क्या करना है, उसको डाउनलोड कर लेना है। लेकिन मेरा सजेशन यही कि आप उसको फोटोकॉपी ना करा के आपका जो भी ईयर है, मान लीजिए आपका सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर का आप एग्जाम दे रहे हैं, या फिर थर्ड ईयर है, 6th सेमेस्टर है, तो आपको अपने कॉपी पेन उठाइए, वहाँ पे एक साइड में लिखिए, पहले डेट लिखिए, ठीक है, या फिर सब्जेक्ट लिखिए। मान लीजिए पहले आपने सब्जेक्ट लिख लिया, उसके बाद यहाँ पे लिखिए किस डेट में आपका एग्जाम हो सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे लिखिए टाइम। उसी हिसाब से आपको याद भी हो जाएगा, उस हिसाब से आपको अपनी एग्जाम की तैयारी भी करनी है। जिस हिसाब से जिस रो में, जिस फॉर्म में आपका जिस डेट में एग्जाम है, यानी जो पहले है कोई एग्जाम, कोई सब्जेक्ट ऐसा जो पहले है, तो आपकी उसकी तैयारी क्या करनी है, बाद में करनी है। जो बाद में उसकी तैयारी, सॉरी, जो पहले है उसकी तैयारी बाद में करनी है, जो बाद में उसकी तैयारी पहले करनी है। तो मैं आपको अभी आपको समझाता हूँ। तो क्या करना, पहले आपको कॉपी पेन से जो भी आपके 6 से 7 सब्जेक्ट हैं, जो भी 5 या 6 हैं, वो कॉपी पेन दिखाओ, कॉपी पेन उठाओ, सब्जेक्ट और डेट टाइम लिख लो। दूसरा पॉइंट क्या है कि लास्ट सब्जेक्ट स्टार्ट प्रिपरेशन, यानी जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो लास्ट सब्जेक्ट से करो। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखिए मान लीजिए पहला पेपर आपका 4 जून या फिर 4 जून को पहला पेपर है, ठीक है, और मान लीजिए IT है या फिर IoT, मान लीजिए इंटरनेट ऑफ थिंग, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट पेपर है आपका 20 को है, 20 को है, और 20 को जो पेपर है आपका कौन सा है, ये मेल समझ लीजिए, मशीन लर्निंग, ठीक है। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि लास्ट सब्जेक्ट स्टार्ट प्रिपरेशन। मान लीजिए आपने जो 4 तारीख का पेपर है आप उसको पहले उठा लेंगे प्रिपरेशन करने को, तो उसके बाद जब आप IoT के बाद जो बीच में और सब DBMS है, मशीन लर्निंग है, सॉफ्टवेयर है, इंजीनियरिंग है, या और सारे माइक्रो प्रोसेसर है, तो उस बीच में जो सारे सब्जेक्ट आएंगे उसमें आप भूल जाएंगे।
क्योंकि आप सबका थ्योरी पढ़ोगे, सबका प्रोसीजर पढ़ोगे, सबका एल्गोरिथम पढ़ोगे तो उसमें मिक्स हो जाएगा। लेकिन जिस दिन मान लीजिए लास्ट में जो ईएमएल का पेपर है इसको आप पहले पढ़ोगे, भले भूल जाए, डीबीएमएस भले भूल जाए, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर भले भूल जाओ, लेकिन जब लास्ट में आईओटी पढ़ोगे, यानी सबसे आखिर में आईओटी पढ़ोगे और आईटी का पेपर सबसे पहले आपको देना है। कहने का मतलब यह है जो पेपर आपको देना है पहले, सबसे पहले उसको सबसे बाद में पढ़ो, जो पेपर आपका सबसे बाद में है उसको सबसे पहले पढ़ो। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो पेपर आपको बाद में दे रहे हो तो आप वैसे ही भूल जाओगे, तो इसलिए कम से कम जो पेपर आपको देना है उसको लास्ट में पढ़ो, ठीक है, उसी हिसाब से प्रिपरेशन करो। बहरहाल ये मेरा मेथड है, आप चाहो उसको बदल भी सकते हो, लेकिन मेरा रूल यही है कि आईओटी का पेपर सबसे बाद में है और सबसे पहले अगर है तो आप सबसे बाद में उसको पढ़ो, पहले उसको स्टार्ट करो जो सबसे बाद में पेपर है, बाकी आप अपने हिसाब से भी उसको सेट कर सकते हो, लेकिन मेरा ये रूल है, मैं ऐसे ही करता था। दूसरा ये है कि आपको क्या करना है, जो तीसरा पॉइंट है, इजी यूनिट उठा लें। ऐसा नहीं कि जो आप टफ यूनिट है सब उसको उठा लिया, समझ में नहीं आया कि सीधे जो बुक बंद कर दिया, क्वांटम बंद कर दिया, फिर बुक बंद कर दिया, नोट्स बंद कर दिए, नहीं, जो सबसे इजी है, सबसे आसान आपको लगता है, मान लीजिए आपके पास 5 यूनिट है आपकी यूनिट में, ठीक, आपके जो है सब्जेक्ट में, आप उसके बाद 5 यूनिट में अगर आपने टफ उठा ली तो आपका मन पढ़ने का नहीं गया, लेकिन अगर आपने इजी यूनिट पढ़ लिया तो दूसरी यूनिट आपको लगेगा यार कि एक तो पढ़ लिए है, तो थोड़ा बहुत जो उसमें पढ़ोगे उसी प्रोसेसर से नेक्स्ट यूनिट भी होगी, तो थोड़ा बहुत मान लीजिए आपने जो पढ़ा है उसका सब 5 से 10% भी आपको समझ में आ गया, तो जो नेक्स्ट यूनिट पढ़ोगे उसमें पढ़ने में आसानी होगी। तो यह है कि सबसे इजी और जो आसान यूनिट हो उसी को पढ़ो। लेकिन अगर मेरी मानो तो मेरा सजेशन ये है कि इंट्रोडक्शन यूनिट जो है स्टार्ट रिमेंबर, ठीक है, श्योरली रिमेंबर, यानी आप स्टार्ट भी यहीं से कर सकते हो इंट्रोडक्शन वाली यूनिट से, और श्योरली है कि इंट्रोडक्शन जो यूनिट है उसको पढ़ना है, यानी जो आपके जितने सारे सब्जेक्ट होते हैं उसमें से एक ना एक यूनिट इंट्रोडक्शन वाली दी होती है, और खास करके फर्स्ट यूनिट ही होती है। तो बहरहाल सबसे पहले जो आप स्टार्ट करो इंट्रोडक्शन से, क्योंकि इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है जो आपकी पांचों ये पूरी बुक्स है, जो आपकी पूरी किताब है, ठीक है, जो आपका पूरा जो है सिलेबस है, उस सिलेबस के हर टॉपिक से हर टॉपिक का जो है इंट्रोडक्शन बताया जाता है। इंट्रोडक्शन का मतलब यह है सभी जो आपके टॉपिक से है इंट्रोड्यूस कराया जाता है आपको कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। जब आप आगे इंट्रोडक्शन पहले पढ़ लोगे तो आगे जब आप नेक्स्ट यूनिट पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने इसको कहीं पढ़ा है, कभी पढ़ा है, तो आपको थोड़ा बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। और उसका जो पांचवा पॉइंट है कि एनी 3 यूनिट श्योरली रिमेंबर, यानी 3 यूनिट को आपको 100 to 100% पढ़ना है, 3 यूनिट में कोई कंप्रोमाइज नहीं, 3 यूनिट आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। अब उसके बाद जो 2 यूनिट, अब 3 यूनिट का मतलब नहीं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसा नहीं, फर्स्ट भी पढ़ सकते हो, 4 भी पढ़ सकते हो और 5 भी पढ़ सकते हो, चौथी और दूसरी। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप 5 यूनिट पे फोकस करोगे तो सब भूल जाओगे, 3 यूनिट अगर अच्छे से पढ़ लेते हो 100% 100% आपको पूरी रिमेंबर हो जाती है, तो 2 यूनिट जो बची है उसमें से केवल वही क्वेश्चन पढ़ो जो इंपॉर्टेंट है, आपके पास टाइम बचे तो। अगर आपके पास टाइम नहीं बचता तो आप छोड़ दो 2 यूनिट, मत चक्कर में पढ़ो, वरना आप 5 यूनिट के चक्कर में पढ़ोगे तो बैक का बैक लग जाएगा और टॉप तो करोगे नहीं। तो इसलिए कम से कम 3 यूनिट अगर आप पढ़ते हो, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि 5 ना पढ़ो, हाँ अगर आपके पास टाइम है तो 5 ही पढ़ना चाहिए, लेकिन टाइम नहीं है, आपने नहीं पढ़ा, 1 ही 2 दिन बचे हैं, तो 3 यूनिट ही रिमेंबर करो, पूरा फोकस करो 3 यूनिट पे। उसके बाद जब आपके पास टाइम बचे तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे 4 से 5 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है हर यूनिट में, उसको आप देख लो, जो 2 यूनिट बची है। बहरहाल आपकी मर्जी, मेरा काम बताना। उसके बाद जो 6 पॉइंट है क्या है, मेक्स ए शॉर्ट नोट ऑल सब्जेक्ट 3 to 5 पेज। मैंने जो वीडियो आपको दिखाया था उसका मकसद यही था कि आपको वैसे ही नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट। एक 5 रुपये या 10 रुपये वाली कॉपी आप खरीद लीजिए, 10 रुपये वाली कॉपी बाई कर लीजिए किसी भी शॉप से। हर यूनिट, मान लीजिए फर्स्ट यूनिट है तो उसको 3 पेज में पॉइंट करके लिख लीजिए, ठीक है, और उस तरीके से दूसरी यूनिट उसको भी 2 से 3 पेज में लिख लीजिए। यानी आपको केवल हर जो जितना भी क्वेश्चन, जितना भी आंसर आपको देना है 3 पेज में ही लिखना है, सॉरी 3 लाइन में, 2 लाइन में, एक ही लाइन में लिखिए, या फिर पॉइंट करके 4 से 5 पॉइंट हर आंसर का लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब उसके बाद जो एक मैं आपको थोड़ा आसानी करने के लिए मैंने ये यहाँ पे लिख दिया कि फॉलोइंग टाइप्स क्वेश्चन श्योर रिमेंबर, यानी मैं जो बताऊंगा अभी नीचे 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन को जरूर ही पढ़ना है, उसमें से 5 ABCD ये करके, ठीक है, 5 टाइप के क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको जरूर पढ़ना है। क्या है पहला, स्टैंड फॉर वाले क्वेश्चन। अब देखो मान लीजिए एग्जाम में आपसे पूछ लिया SDLC क्या है, SDLC क्या है, अब आपको इसका फुल फॉर्म ही नहीं पता है तो आप SDLC मतलब क्या लिख के आओगे, बताओ। अगर आपको इसका फुल फॉर्म नहीं पता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, तो आप इसके बारे में पहले तो बात लिख ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं SDLC क्या है। कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लिख देगा, कोई कुछ लिख देगा, तो आपको उसका एक्चुअल जो फुल फॉर्म होता है वो पता होना चाहिए कि SDLC स्टैंड फॉर ये होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, या जो भी मैंने एग्जांपल के तौर पे IoT है, इसका IoT स्टैंड फॉर क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग, ठीक है। ML स्टैंड फॉर क्या होता है, मशीन लर्निंग,
इस तरीके से डीप लर्निंग स्टैंडर्ड का होता है, डीएल क्या स्टैंडर्ड का डीप लर्निंग। तो इस तरीके से आपको अगर आपने एसडीएलसी का फुल फॉर्म पता कर लिया तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में कुछ नहीं पता है तो आप कम से कम इसके बारे में कुछ ना कुछ बना के लिख सकते हो कि डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, सब कुछ ना कुछ बना के जरूर, अगर आपने एक बार भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर जितने सबको देख लेना है, ठीक है। दूसरा मैं आपको बिल्कुल ईजी बता रहा हूँ, 8 प्राइमरी से लेके बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी 8A से बिल्कुल एकदम बेसिक बता रहा हूँ। दूसरा क्या आपको टाइप वाले क्वेश्चन। अब मैं आपको क्या बोला, टाइप्स मतलब क्या होगा, जैसे पूछ लिया कि आपसे टाइप्स ऑफ मेमोरी, क्या पूछ लिया, टाइप्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी आपसे पूछ लिया कि टाइप्स ऑफ मेमोरी कितने हैं। तो अगर आपने टाइप्स ऑफ मेमोरी नहीं पढ़ी है तो फिर आप उसको बना कैसे लिखोगे। कोई आपको तो ये पता नहीं कि 3 टाइप की होती है, 4 टाइप की होती है, 5 टाइप की होती है, तो इसलिए जितने भी टाइप्स वाले क्वेश्चन है उसमें आप बना नहीं सकते। 5 होती है तो 5 ही रहेगी, ऐसा नहीं कि आप अपने मन से 6 कर दो या 7 कर दो या 2 ही लिखो, क्योंकि तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आप टाइप्स वाले क्वेश्चन को नहीं पढ़ा। बाकी जो और जैसे मान लीजिए एसडीएलसी के बारे में आपको नहीं आता, लेकिन कुछ ना कुछ बना के लिख दोगे तो 4 नंबर दे देगा, 2 नंबर 3 नंबर दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने टाइप्स वाले क्वेश्चन में अगर 5 टाइप्स होते हैं, आपने उसमें बढ़ा के 8 कर दिया या फिर आपने उसको 2 ही लिखे 3 ही लिखे, तो आपको बेटा मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, हो सकता है अच्छा एग्जाम ना हो, 1-2 दे दे, लेकिन टाइप्स आपने पूरा लिखा है नहीं तो आपका क्वेश्चन ही गलत है ना। मान लीजिए टाइप्स ऑफ मेमोरी आपने लिख दिया 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी टाइप्स ऑफ 3 या फिर 4 5 जो भी, तो बहरहाल जो एक्चुअल है वही आपको पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन और है इसमें, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हर आपके सब्जेक्ट में, आपने खुद इसमें ध्यान अगर फोकस किया हो तो आपको पता होगा कि डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंस बिटवीन ये और कंपेरिजन और टाइप्स क्वेश्चन यानी डिफरेंस एंड कंपेरिजन टाइप्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं, कंपेयर जो होता है हर कोई ना कोई सब्जेक्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन तो ऐसा होता है जो कंपेयर है, कंपेरिजन बिटवीन ये, कंपेरिजन बिटवीन ये, कंपेयर बिटवीन ये और डिफरेंस बिटवीन ये डिफरेंस। तो कम से कम 2 क्वेश्चन इससे पूछता है हर सब्जेक्ट में और कंपेरिजन बिटवीन से 2 क्वेश्चन पूछता है। तो कंपेरिजन वाले जितने क्वेश्चन उसको पढ़ लो, डिफरेंस वाले डिफरेंशिएशन वाले जितने क्वेश्चन उसको आपको पढ़ के जाना ही जा रहा है। उसके अलावा जो एक पॉइंट और है एडवांटेज है। अब मैंने इसको क्यों बोला, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। आपने जो भी सब्जेक्ट आपके जितने भी सारे जो है जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जो सब्जेक्ट की, उसमें आप देखिए कोई भी यूनिट उठा के देखो तो कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन ये जरूर मिल जाएंगे, इसके एडवांटेज ये हैं, इसके डिसएडवांटेज ये हैं। तो एग्जाम में भी हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ ही लेता है। अब चाहे वो एक क्वेश्चन में ऐड करे, आधा क्वेश्चन हो या पूरा क्वेश्चन, यानी जैसे कि एक क्वेश्चन में बना के 2 क्वेश्चन करके पूछ ले, लेकिन आपसे पूछता जरूर है, 2 नंबर में पूछ ले, लॉन्ग में पूछे, शॉर्ट में पूछे, लेकिन पूछता है जरूर। तो इसलिए एडवांटेज डिसएडवांटेज वाले क्वेश्चन पर फोकस करना है। मैंने आपको 5 टाइप बताए, एक और है लास्ट में हमारा क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। ये भी बहुत ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन ये भी कभी कभार पूछ ही लेता है जो क्लासिफिकेशन वाले होते हैं, ठीक है। तो आपको कौन से क्वेश्चन फोकस करना है, 5 टाइप क्वेश्चन पे। स्टैंडर्ड फॉर वाले पे बी क्या है, टाइप्स यानी जो डिफरेंस जो पूछता है कि इसके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार वाले क्वेश्चन की इसके कितने प्रकार, इसके कितने प्रकार, ये 2 हो गया। उसका तीसरा है डिफरेंस एंड कंपैरिजन वाले, चौथा हो गया एडवांटेज डिसएडवांटेज, पांचवा हो गया क्लासिफिकेशन। तो ये 5 समझ गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको जरूर फॉलो करना और फिर बाद में पछताओगे अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़े। उसके बाद हमारा जो 7वां पॉइंट क्या है कि ऑल आंसर राइट इन फॉलोइंग प्रोसेस, यानी जब आप कोई भी एग्जाम में आंसर अपनी कॉपी लिखो, आंसर दो, तो इसी प्रोसेस में आपको लिखना है। इसी प्रोसेस में पहला आपको इंट्रोडक्शन, जैसे मान लीजिए मैंने बताया था कि एसडीएलसी आपसे पूछा था, तो आपको एसडीएलसी के बारे में लिखना है, थोड़ा इसके बारे में क्या क्या होता है, ठीक है। इसका डेवलपमेंट जो भी है इसके बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कराओ, उसको बताओ कि हाँ मुझे कुछ पता है, ठीक है। भले आप 2 लाइन में लिखो, लेकिन लिखो। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके यूजेस, इसके जो है प्रयोग कहाँ होते हैं, इसका यूज़ क्या है, इसका जो है बेनिफिट क्या है, ये लिखना है। उसके बाद फिर आपको इसका एडवांटेज, इसके जो है फायदे क्या है, ठीक है, एडवांटेज इसके कम से कम, जैसे आपने यूजेस बनाया तो आप यूजेस इसमें 2 से 3 पॉइंट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप ये डाल सकते हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये जो है आसानी से ये प्रोडक्ट जो है आसानी से मिल जाता है, या हर जगह आसानी से मिल जाता है, या फिर इसमें लागत, इसकी कॉस्ट कम आती है। इस तरीके से आप जो है इस तरीके से लो कॉस्ट में आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इस तरीके से आप बना के लिख सकते हो बहरहाल, अगर आपके पास कुछ नहीं तो, लेकिन आपको एक्चुअल पढ़ के जाना है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है डी वाला कि इसके नुकसान क्या होते हैं, ये जो है इसके जो है नुकसान क्या है। तो आपको ये 4 से 5 पॉइंट याद रखना है इस तरीके से कॉपी लिखने के टाइम। और हाँ, कॉपी लिखने के टाइम बिल्कुल ऐसे और निबंध टाइप में नहीं लिखना है कि गाथा लिख दी 4 पेज में, ऐसा नहीं। आपको पॉइंट लिखो, 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 4 लाइन में भी आंसर दोगे, सही दोगे तो नंबर मिलेगा। लेकिन जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है 10 नंबर का है, तो कम से कम आपको 2 पेज में तो लिखना ही चाहिए, 1 पेज से कम लिखना। और हाँ, एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखना, जब आप एग्जाम देने जाना तो जो भी क्वेश्चन स्टार्ट करना, जो भी आंसर, वहाँ पे क्वेश्चन आंसर दोनों लिखना, क्वेश्चन आंसर नंबर 1, क्वेश्चन आंसर नंबर 2 दोनों लिखना चाहिए।
हाँ, बहरहाल नहीं लिखोगे तभी नंबर मिलेगा, लेकिन लिखना चाहिए आपको, देखना कॉपी पे लिखा होगा। तो उसके साथ-साथ जैसे मान लीजिए आप जो है एग्ज़ाम दे रहे हो, मान लीजिए आपने कॉपी लिखी इतना, जैसे यहाँ पे मेरा एडवांटेज है, ठीक है? आपकी कॉपी यहाँ तक आपने लिख ली, अब यहाँ पे इतना पेज जो है सादा बचा, आपका पेज इतना कॉपी खाली बची। अब ये ऐसा नहीं कि मान लीजिए एक क्वेश्चन आपने इतना होगा, अब क्वेश्चन नंबर 2 या फिर आंसर नंबर 2 यहाँ पे नहीं डालना है। आपको नेक्स्ट पेज ओपन करके नेक्स्ट पेज से ही आपको नया आंसर लिखना है, क्योंकि अगर आप एक पेज में 2 आंसर डाल दोगे, मान लीजिए भले आप जो है नेक्स्ट पेज में उसका आंसर दे रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने थोड़ा यहाँ से स्टार्ट कर दिया फिर आगे एक पेज लिख दिया, ऐसा नहीं। आपको एक पेज में केवल एक ही आंसर लिखना है, क्योंकि फिर आपके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। मैं गारंटी तो नहीं देता हूँ, लेकिन छूट जाने के ये ज़्यादा वो रहता है, क्योंकि एक जो एग्जामिनर के पास इतना टाइम तो है नहीं, उसको लाखों कापी चेक करनी होती है, जो सारे एग्जामिनर होते हैं कई हज़ार कापी। तो इसलिए एक जो पेज में आप एक ही आंसर डालो, जैसे आंसर नंबर 1 डालो, ठीक है, जितना हो गया ठीक है, बाकी छोड़ दो। आंसर नंबर 2 डालो, 2 लाइन 4 लाइन बची है, छोड़ दो, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो। आप ये देखना शायद कॉपी पे लिखा भी, कुछ जो एग्जाम होते हैं वहाँ पे लिखा भी होता है, और AKTU में भी शायद कॉपी पे लिखा होगा, बहरहाल आप लोग देख लेना। तो ये 4 से 5 पॉइंट है, 7 से 8 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, इसमें से जो मेन जो इंपॉर्टेंट मैं फिर बता दे रहा हूँ, डेट शीट अपनी बना लेना, देख लेना। और लास्ट सब्जेक्ट है, आप इसको चाहो फॉलो करना करो, लेकिन ये जो इजी यूनिट है इसको पढ़ना, आपका पढ़ने का मन लगेगा। इंट्रोडक्शन वाले जो यूनिट्स है उससे स्टार्ट करना, फिर आगे की यूनिट आसान हो जाएगी। 3 यूनिट पे पहले फोकस करना, उसके बाद जब कंप्लीट से चौथी पांचवी बाद में देखना। और जो नोट्स बना लो हर यूनिट की 3 से 5 पेज की नोट्स हो, यानी अगर 5 यूनिट है तो 5 या 15 सॉरी गाइस ठीक है, तो 15 पेज बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब ऐसा करना, मान लीजिए जो यूनिट आपकी लॉन्ग हो, लंबी हो यानी बड़ी हो, उसको 3 पेज कर लेना। लेकिन जो शॉर्ट यूनिट हो, क्योंकि बहुत सारी यूनिट होती हैं जो शॉर्ट होती हैं, और कुछ यूनिट ऐसे हैं जो लॉन्ग होती हैं जिसमें सिलेबस टॉपिक्स लेंदी होते हैं, तो आप ऐसा करना, उसको 2 पेज में करना। कोशिश ये करना आप लोग 10 पेज में हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। 15 पेज कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको शॉर्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब एग्जाम आपका जिस दिन हो उस दिन 2 घंटा 4 घंटा पहले एक बार उसको पूरा अच्छे से देख लो, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम के टाइम, हाँ, जब आप लिखने बैठो तो हाँ फोकस रहे आपके कि हाँ ये मैंने देखा था और ये क्वेश्चन का आंसर ये है, ये इसका फिगर ही। और हाँ, फिगर यार देखो, मैंने यहाँ पे बताया नहीं आपको, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फिगर यानी कि उसका जो भी टॉपिक से आप कोशिश करो उसका स्ट्रक्चर बनाने की, उसका फिगर बनाने की, ठीक है, क्योंकि अगर आप उसका चित्र बनाते हो, फिगर बनाते हो, तो एग्जामिनर को समझने में आसानी होती है, क्योंकि फिगर जो है दूर से ही दिखता है। तो कोशिश ये करना, हर जितना भी आपके टॉपिक्स हैं अगर फिगर दिया है तो ज़रूर आप उसका फिगर ज़रूर बनाना, चित्र ज़रूर बनाना, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने से आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। मान लीजिए आपका 10 मार्क्स था, आपने सिर्फ 4 लाइन थ्योरी लिखी या फिर 6 लाइन थ्योरी लिखी, फिर आपने एक फिगर बना दिया, तो आप मान चलो आपको 10 मार्क्स में से 9 मार्क्स तो कहीं गए नहीं है, 10 का 10 भी मिल सकते हैं, लेकिन कम से कम 9 मार्क्स जरूर मिलेंगे, यानी आपको पूरा मार्क्स मिलता है फिगर से। तो जरूर आप लोग फिगर बनाने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट थे, बाकी इस प्रोसेस को आप जरूर फॉलो करना, कहाँ पे कॉपी लिखने में, और इस प्रोसेस को फॉलो करना आप लोग कहाँ याद करने में, ठीक है। कौन सा था? ये वाला जो आपको मैंने बताया था 7वां पॉइंट, ये दोनों पॉइंट जरूर फॉलो करना। पहले क्या करना है, फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन याद करना, टाइप्स वाला याद कर लेना, डिफरेंस वाला याद करना, कंपैरिजन याद करना, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज याद कर लेना, फिर क्लासिफिकेशन वाले वर्गीकरण वाला याद कर लेना। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो यार लंबी हो रही है, बाकी हम एक वीडियो अभी अपलोड करने वाले हैं कि AKTU की जो इतनी गंदी कॉपी चेक हुई है, ठीक है, उसको जो उसकी कॉपी AKTU ने जो चेक की है, रिजल्ट बहुत बेकार आया है, ठीक है, और फिर 28 रुपये और जो चैलेंज ड्यूरेशन का वसूला जा रहा है, तो हम AKTU से 2 डिमांड करेंगे। नंबर 1, या तो आप रिजल्ट को रीअपडेट करो, दोबारा अपडेट करो। नंबर 2 क्या रहेगा? नंबर 2 ये रहेगा कि या तो आप फीस घटाओ, चैलेंज ड्यूरेशन की फीस कम करो। तो ये इस टॉपिक पे मैं वीडियो अभी कोशिश करूंगा अपलोड करने की, तो अगर टाइम रहा तो आप लोग देखने, नहीं तो कल जरूर वीडियो आ जाएगी। तो अभी वीडियो एक से दो वीडियो अपलोड होगी जरूर, तो आप लोग उसको जरूर फोकस देख लेना, क्योंकि हो सकता है आपके पास नोटिफिकेशन न जाए। तो आई होप आप समझ गए हो कि बाकी कोई डाउट कमेंट कर सकते हैं। और कैसे मैंने जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप लोग देख सकते हो। मैं सोच रहा हूँ हर टॉपिक वाइज जो शार्ट में क्वेश्चन है उसकी वीडियोस अपलोड करने की। देखिए अगर टाइम मिला तो मैं ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगा। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम अच्छा ही होगा और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाएगी। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब भी अभी आज की रात आपके पास बची है दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं सिर्फ 1 से 2 दिन ही पढ़ता था एक सब्जेक्ट, तो इसलिए आप आज की रात अभी बची है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। 3 यूनिट अगर मेरे हिसाब से पढ़ोगे, सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे, न्यूमेरिकल पे बाद फोकस करना, तो थ्योरी पढ़ोगे आपको 8 से 10 घंटे में आप 2 यूनिट 3 यूनिट कवर कर सकते हो, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। मतलब फुल तो नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन जो शार्ट वाले क्वेश्चन है इस तरीके से पढ़ सकते हो, तो आपको इतना मार्क्स जरूर गेन कर लोगे कि आपकी बैक नहीं लगेगी। मान लीजिए 100 मार्क्स का पेपर है, तो आप कम से कम 35-40 नंबर तो जरूर ले आओगे, अगर 8 से 10 घंटा भी पढ़ते हो तो। लेकिन अगर जिस तरीके से मैंने बताया, अगर उस तरीके से 2 से 3 दिन एक सब्जेक्ट को पढ़ लेते, तो आप मान के चलिए आपके 60 to 70 मार्क्स कम से कम आने चाहिए। हो सकता है आपके 75 प्लस भी चले जाएं, 75 to 80, लेकिन आपके कम से कम 60 तो आने ही चाहिए। 3 से 4 घंटे पढ़ लेते हो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उस तरीके से आपको 90 मार्क्स तक भी गेन कर सकते हो। इसी प्रोसेस से AKTU का पेपर बनता है।
और यही सारे क्वेश्चन आते हैं डिफरेंस वाले, कंपेरिजन वाले और फिर जो है एडवांटेज वाले, डिसएडवांटेज। तो आई होप समझ गए होगे। बाकी सारी वीडियो हमारी अपलोड है, ये हाउ टू गेट गुड मार्क्स AKTU एग्जाम्स प्ले लिस्ट वहाँ पे आप देख सकते हो, मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।